हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज है। ये आज का तीसरा क्लास इसका होगा और इसके 2 क्लास पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो यदि जो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो का लिंक या फिर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। देखिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन वाली बातें हो जाए कि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा कल दिन गया टल, और जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, लेकिन जिसने कहा आज वही किया राज। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि आपके पास कितना टाइम है, इसको सोचिए कि आपको कितना करना है और आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। तो उसी तरफ से आप लोग टारगेट बना करके पढ़ते रहिए। और पहला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है समतल दर्पण का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बताना है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। यहाँ पे तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन तथा अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तालाब का जो जल होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालाब की तरफ हम लोग चलते हैं कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। यदि जो पूछा जाता कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है, तो बैगनी हो जाता, क्योंकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है, यह बताना है। यहाँ पर है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन बी 20 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा तथा ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमारे घरों में विद्युत का सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। प्रेरण का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने, ऑप्शन डी फ्लोमिंग ने। यहाँ पर बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब के भीतर है, यानी कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या रहता है, इसको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इस सारे प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और जो प्रश्न आपको नहीं याद है तो उसको कॉपी पर लिख करके याद करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरा रहता है। ऑप्शन ए है कि वायु भरी रहती है, ऑप्शन बी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन भरी रहती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरा हुआ रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरा हुआ रहता है, तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। यहाँ पर बताना है कि विद्युत मोटर जो होता है वो क्या परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो विद्युत मोटर रहता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं का प्रकृति कैसा होता है इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी है विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी है उदासीन तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं का प्रकृति कैसा होता है यहाँ पर ये बताना है। तो धातुओं का प्रकृति जो होता है वो हर हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होता है, यानी कि इस पर प्लस चार्ज होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। यहाँ पर जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी चमकीला उजला तथा ऑप्शन डी है लाल। तो यहाँ पर बताना है कि मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको जलाने पर कैसा आग का लौ जो होता है वो किस कलर का होता है। तो मैग्नीशियम का फीता को जब जलाया जाता है तो उसके अंदर से जो आग निकलता है वो चमकीला तथा उजला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चमकीला तथा उजला। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो कैसा आग का लौ जो निकलता है उसका कलर क्या होता है, चमकीला तथा उजला होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता का बताना है कि जस्ता का अयस्क क्या है। ऑप्शन ए है सिनेबार, ऑप्शन बी जिंक ब्लेड, ऑप्शन सी बॉक्साइट और ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का अयस्क क्या है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता का अयस्क कौन हो जाएगा, जिंक ब्लेड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी सीजियम, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी आयरन। तो सबसे भारी धातु कौन है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी लिथियम और ऑप्शन डी पारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। यहाँ पर बताना है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ करके याद कर लीजिएगा। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सारा प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। यहाँ पर बताना है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है कोशिका को, ऑप्शन बी है श्वसन अंग को, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन को और ऑप्शन डी है रक्तचाप को। तो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन को कहते हैं ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। तो जो पेप्सिन एंजाइम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम जो है वो वसा पर क्रिया करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेप्सिन एंजाइम जो है वो वसा पर क्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यहाँ पर बताना है कि कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बताना है कि कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो जो मक्खी होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उसका जो खून होता है वो लाल नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि चैनल पर नए हैं तो। इसी प्रकार का वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यहाँ पर बताना है कि जो शरीर है उसका संतुलन कौन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन सेरिवेलम बनाए रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर का संतुलन सेरिवेलम बनाए रखता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हरे पौधे होते हैं, यानी कि सभी हरे पौधे कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परजीवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई। यहाँ पर बताना है कि सभी हरे पौधे कैसे होते हैं। तो जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ पर बताना है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। मेंडल को, ऑप्शन बी है डार्विन को, ऑप्शन सी है अरस्तु को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। इनकी ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन
नंबर ए जो यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना प्रश्न को देखें, इसके अगले क्लास में हम और प्रश्न को देखेंगे। तो इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो 400 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें आप लोग जुड़ जाएं। इसका पिछला वाला 2 क्लास जो है उस इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी जाकर के देखें। और क्लास कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।